इस वीडियो में हम मगध का उत्कर्ष एवं उसके राजवंश को पढ़ने जा रहे हैं। यह किसी भी बिहार स्पेसिफिक एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो बीपीएससी की परीक्षा हो, कंबाइंड बीपीएससी की जो परीक्षा होती है, या फिर बीपीएससी टीचर की परीक्षा हो, या फिर जो है बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हो। ये सभी एग्ज़ाम में जो है बिहार से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप यहाँ से जो है पढ़ सकते हैं। तो मगध का उत्कर्ष एवं उसके राजवंश। ये मगध का उत्कर्ष पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मगध का उत्कर्ष जो है आखिर क्यों हुआ और क्यों हम पढ़ रहे हैं। तो इसके पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था मगध महाजनपद, और मगध महाजनपद भी हम देखें तो जो 16 महाजनपद का उदय होता है, 16 महाजनपद का जो उदय होता है, उसमें से मगध महाजनपद के बारे में हमने पढ़ा था कि वो जो है सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद था। तो उसी सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद का जो है बाद में अनेक राजवंश के द्वारा जो है यहाँ पे राज किया जाता है मगध में। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कि मगध की स्थापना किसके द्वारा की जाती है। तो मगध की स्थापना बृहदत्त के द्वारा की जाती है। ये क्वेश्चन बार बार बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है कि मगध की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो मगध की स्थापना बृहदत्त ने की थी, और बृहदत्त का पुत्र जरासंध इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। और जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित कर इसका वध किया था, और इसका वर्णन महाभारत में मिलता है। तो ये कुछ जो है साहित्यिक बात हो गई। फिर है कि मगध के उत्कर्ष के क्या कारण रहे। अगर पॉइंट वाइज हम देखें तो मगध की प्रारंभिक जो राजधानी राजगिरी थी, जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि राजगिरी या गिरिब्रज जो मगध की प्रारंभिक राजधानी थी, वो 5 पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित क्षेत्र था। तो ये एक सेफ्टी उसको प्रदान करता था कि ये जो है सुरक्षा इसको प्रदान करता था। दूसरा है कि मगध नदियों से घिरा प्रदेश था, जहाँ उर्वर जलोढ़ मृदा उपलब्ध थी, जो कृषि की दृष्टि से बहुत अनुकूल थी। तो कहीं पर भी जो है शासन प्रशासन या फिर एक तरह से उसका विस्तार क्षेत्र होने के लिए एक कृषि क्षेत्र का भी होना बहुत जरूरी होता है। तो कृषि क्षेत्र अनुकूल थी, उर्वर जलोढ़ मृदा थी, तो इस वजह से भी जो है मगध का उत्कर्ष हो सका। तीसरा कारण है कि मगध में नदियों के जाल के कारण सिंचाई एवं यातायात की भी सुविधा उपलब्ध थी। जो कि मगध में नदियों का जाल है, चाहे गंगा हो या फिर गंगा से लेकर के घाघरा से लेकर के और भी बहुत सारी नदियां हैं, जिसके कारण सिंचाई एवं यातायात की सुविधा उपलब्ध थी। वहीं मगध चौथा रीजन क्या है मगध का उत्कर्ष का, कि मगध के अंतर्गत छोटा नागपुर जो क्षेत्र था, वो खनिज संसाधन, वनों की लकड़ी एवं ताकतवर हाथियों से परिपूर्ण था। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण कारण थे, इसके कारण मगध के उत्कर्ष का एक प्रमुख कारण रहा। और बृहदत्त वंश का अंतिम शासक कौन था? हरिपुंजय था। ये भी बार बार पूछता है। एक तो मगध की स्थापना किसने की? तो बृहदत्त ने, और बृहदत्त के द्वारा बृहदत्त वंश की स्थापना की गई है, और उस बृहदत्त वंश का अंतिम शासक कौन था? हरिपुंजय था। तो जब मगध का उत्कर्ष की बात आती है तो सबसे पहला वंश कौन सा है? बृहदत्त वंश है। बृहदत्त वंश के द्वारा जो है मगध की स्थापना की जाती है, और इस बृहदत्त वंश की स्थापना बृहदत्त के द्वारा, और बृहदत्त वंश का जो है अंतिम शासक हरिपुंजय था। अब जो है मगध जो हम वंश पढ़ रहे थे, उस मगध वंश में बृहदत्त वंश के बाद जो है हर्यक वंश की स्थापना होती है। और इस हर्यक वंश की स्थापना से लेकर के इसका कितना शासनकाल रहा वो भी आपको पता होना चाहिए। तो हर्यक वंश का शासनकाल जो है 544 से 412 ईसा पूर्व तक रहता है। और हर्यक वंश की स्थापना जो है बिंबिसार के द्वारा की जाती है, और बिंबिसार का शासनकाल 544 से 492 ईसा पूर्व तक है। तो पहला फैक्ट तो यही है कि हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार के द्वारा की जाती है। ये भी बार बार बीपीएससी पूछता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार के द्वारा 544 ईसा पूर्व में की जाती है, और बिंबिसार को मगध का वास्तविक जो है संस्थापक भी कहा जाता है। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मगध का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये बिंबिसार था। मगध वंश की स्थापना जो है भले बृहदत्त के द्वारा की जाती है, लेकिन मगध वंश का वास्तविक संस्थापक जो है वो कौन है? बिंबिसार है। तो ये दोनों क्वेश्चन में आपको अंतर पता होना चाहिए, बार बार घुमा के बीपीएससी पूछता है। फिर एक बिंबिसार ने विवाह नीति के द्वारा जो है साम्राज्य विस्तार को प्रश्रय दिया। उसकी पहली पत्नी कोसला जो थी, उसकी पहली पत्नी कौशल देवी कौशल नरेश की राजकुमारी थी, और इस विवाह से उसे दहेज उपहार में काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ। तो इस तरह से उसको काशी मिल गया। तो विवाह नीति के द्वारा उसका साम्राज्य विस्तार हुआ, तो उसे काशी मिला। फिर एक उसकी दूसरी पत्नी चेलना थी, और चेलना लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी। उसकी तीसरी पत्नी क्षेमा पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी।
तो बिंबिसार ने अवंती के शासक चंड प्रदोत के साथ मैत्री संबंध बनाया। यही पूछता है क्वेश्चन कि बिंबिसार किसके साथ जो है मैत्री संबंध बनाया था, तो अवंती के शासक चंड प्रदोत के साथ मैत्री संबंध बनाया था। और बिंबिसार ने चंड प्रदोत के उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिंबिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व में उसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा कर दी जाती है। ये तो उसके पुत्र की द्वारा जो है हत्या कर दी जाती है, बिंबिसार की हत्या। और ये कौन है, अजातशत्रु के द्वारा की जाती है। फिर अजातशत्रु का शासनकाल स्टार्ट होता है 492 से 700, और ये रहता कब तक है, 460 ईसा पूर्व तक रहता है। तो अजातशत्रु बिंबिसार के बाद हर्यक वंश अजातशत्रु बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का शासक बना और उसका वास्तविक नाम कुनिक था। बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजित ने काशी वापस ले लिया। इसके कारण जो है प्रसेनजित का संघर्ष अजातशत्रु से हुआ। अंततः अजातशत्रु ने प्रसेनजित को पराजित कर जो है काशी पर अधिकार कर लिया। तो ये भी एक कहानी है। फिर बाद में अजातशत्रु का विवाह जो है प्रसेनजित की पुत्री बाजीरा से हो गया। अजातशत्रु ने बज्जी संघ एवं मल्लों को पराजित किया था। ये क्वेश्चन पूछता है, जहां पूछता है क्वेश्चन उसी को हम दो बार पढ़ेंगे, बाकी को हम पढ़ते जाएंगे। अजातशत्रु ने बज्जी संघ एवं मल्लों को पराजित किया था। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या बिंबिसार ने किया था, लेकिन नहीं, बिंबिसार ने नहीं बल्कि अजातशत्रु ने बज्जी संघ एवं मल्लों को पराजित किया था। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। और अजातशत्रु ने 483 ईसा पूर्व में, ये भी वीवीआई है कि अजातशत्रु ने 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। जो बौद्ध धर्म है उसी बौद्ध धर्म में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है अजातशत्रु के काल में होता है, 483 ईसा पूर्व में। कहाँ होता है, तो राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में होता है। ये वीवीआई है, इसको आप याद रखेंगे। अब अजातशत्रु के बाद उदयन है। तो उदयन का शासनकाल कब से कब तक है, 460 से 444 ईसा पूर्व तक। तो सिंघल अनुश्रुति के अनुसार 460 ईसा पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। जैसे बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की, अपने पिता की हत्या, तो अजातशत्रु की भी हत्या जो है उसके पुत्र ने कर दी। उसके पुत्र का नाम उदयन था और उसने जो है हत्या करके राजगद्दी को जो है उस पर बैठा। तो उदयन या उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र, जो अभी तक जो है मगध वंश की राजधानी कहाँ थी, राजगृह थी, उसको जो है पाटलिपुत्र लाने का काम कौन किया है, तो ये उदयन किया है। ये भी वीवीआई है, आप इसको भी जो है बीपीएससी के दृष्टिकोण से याद रखेंगे। तो उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र जो है गंगा, सोन एवं गंडक के संगम पर बसा हुआ है, तो यहाँ स्थानांतरित किया। तो किसने जो है राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र लाया, तो ये उदयन के द्वारा लाया गया है। और उदयन के 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक एवं नागदशक थे, और नागदशक किस वंश का अंतिम शासक था, नागदशक किस वंश का अंतिम शासक था, तो हर्यक वंश का अंतिम शासक है जो है नागदशक है। और हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार के द्वारा की गई है। और हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं सब अपने जो है पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठ रहा है, राजगद्दी पे, तो इस वजह से हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। नेक्स्ट है शिशुनाग वंश। एक वंश खत्म हो गया, हर्यक वंश। मगध वंश का जो है पहले हमने पढ़ा बृहदत्त वंश, फिर है हर्यक वंश, अभी शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश कब से कब तक चला है, 412 से 340 ईसा पूर्व तक। शिशुनाग ने हर्यक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो इस शिशुनाग के द्वारा शिशुनाग वंश की स्थापना की जाती है। और शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। ये भी वीवीआई है कि जो है कि शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। और शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंतीवर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया था। ये भी पूछता है कि अवंती को जो है मगध में मिलाने का काम किसके द्वारा किया गया है, तो ये शिशुनाग के द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स एवं कौशाम्बी को भी मगध में शामिल किया था। 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक मगध का शासक बना। और पुराणों में कालाशोक को काकवर्ण कहा गया है। और कालाशोक के समय मगध की राजधानी पुनः पाटलिपुत्र हो गई। ये भी पूछता है बीपीएससी कि जो है कालाशोक किसके समय जो है पुनः राजधानी पाटलिपुत्र हो गई, ये कालाशोक के समय। उदयन जो है पाटलिपुत्र बनाया, शिशुनाग जो है फिर उसको वैशाली बनाया राजधानी, मगध राजवंश की राजधानी। और जो है कालाशोक पुनः इसको पाटलिपुत्र कर दिया। तो ये जो है आपको फैक्ट पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है।
और कालाशोक ने 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। जिस तरह से जो हमने पढ़ा कि अजातशत्रु ने जो है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था 483 ईसा पूर्व में, तो उसके जो है 100 साल बाद कालाशोक ने 383 ईसा पूर्व में वैशाली में जो है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था। ये भी बीपीएससी पूछता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। और कालाशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन चलाया और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये नंदीवर्धन था। आप प्रथम शासक और अंतिम शासक जरूर याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अब आ गया नंद वंश। हम जो पढ़ रहे हैं मगध राजवंश का उत्कर्ष, तो उसमें सबसे पहले पढ़ा हमने बृहदत्त वंश। बृहदत्त वंश के बाद है आपका हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद आपका कौन सा वंश है, हर्यक वंश के बाद आपका आ जाता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश और शिशुनाग वंश के बाद आपका है ये नंद वंश। शिशुनाग वंश के बाद आपका नंद वंश है। तो ये जो है मगध राजवंश को भी हम पढ़ रहे हैं, मगध राजवंश का उत्कर्ष पढ़ रहे हैं, उसी में ये सारे वंश है। तो नंद वंश का जो है क्या शासन काल रहा है, 344 से 321 ईसा पूर्व है। और नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद के द्वारा 344 ईसा पूर्व में की गई है। और ये शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंद वंश की स्थापना की गई है। और महापद्म नंद ने एक राट अथवा एक क्षत्र की उपाधि धारण की थी। ये भी पूछता है कि एक राट अथवा एक क्षत्र की उपाधि किसने धारण की थी, तो महापद्म नंद ने। और पाली ग्रंथों में महापद्म नंद को गुरसेन कहा गया है और पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है। किसको, महापद्म नंद को। वहीं जो है महापद्म नंद ने पांचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अस्मक, कलिंग, मैथिल आदि राज्य को पराजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। अब तक 321 ईसा पूर्व तक के काल में मगध का सर्वाधिक विस्तार जो है महापद्म नंद के समय हुआ था। तो आप इसको भी बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि मगध वंश का वास्तविक संस्थापक जहाँ बिंबिसार को माना जाता है, वहीं मगध वंश का जो है सर्वाधिक विस्तार किसके काल में हुआ है, तो महापद्म नंद के काल में हुआ है। और महापद्म नंद किस वंश से है, तो नंद वंश से है। ये तो इसी से पता चल जाएगा महापद्म नंद जो टाइटल है। और व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि महापद्म नंद के समकालीन थे। ये भी बीपीएससी बहुत बार पूछा है कि पाणिनि जो कि बहुत फेमस संस्कृत व्याकरण के विद्वान रहे हैं, तो ये जो है पाणिनि किसके काल में थे, तो ये महापद्म नंद के समकालीन थे। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, घनानंद था। इसका स्टोरी तो आप सभी लोग जानते होंगे। और घनानंद के समय ही यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। तो ये भी VVI क्वेश्चन है कि किसके समय जो है सिकंदर का आक्रमण हुआ है, घनानंद के समय हुआ है, यानी कि नंद वंश के समय हुआ है। अभी जब मैं चीज़ों को पढ़ रही हूँ, हालांकि मेरा बहुत टाइम से छूटा हुआ है, लेकिन मुझे फिर भी जो है याद आ जा रहा है कि बीपीएससी क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि मैं बीपीएससी की तैयारी करते समय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इतने अच्छे से पढ़ी हूँ, इतना उसका एनालिसिस की हूँ कि मैं सालों पढ़ाई छोड़ भी दी हूँ, फिर भी याद आ जा रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है। तो इस तरह से आपको भी जो है क्वेश्चन का एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है, फिर आपको एग्जाम क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। अब हम आगे देखते हैं कि नंद वंश आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफी संपन्न था और मगध की सैन्य शक्ति के डर से ही सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि जो है किस वंश के एक शक्ति के विस्तार को देखते हुए जो है ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया गया था। उस समय किस वंश का शासक था, तो मगध में जो है नंद वंश का शासक था, नंद वंश का शासन था, सॉरी। फिर घनानंद ने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया था। चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या करवा दी और नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई। तो इस तरह से जो है एक तरह से स्टार्ट हो जाएगा, फिर बाद में मौर्य वंश। चाणक्य के द्वारा, जो इसको कौटिल्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, तो चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, इसका जब अपमान किया गया घनानंद के द्वारा, तो इसके बाद जो है चाणक्य के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना की जाती है और नंद वंश का इस तरह से पतन हो जाता है। और फिर हम अब पढ़ेंगे मौर्य वंश पढ़ेंगे आगे के वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप अधिक से अधिक इस वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं और भी जो है क्वालिटी कंटेंट बना सकूं। अभी तो बस स्टार्ट की हूँ, लेकिन मैं अपने एग्जाम के एक्सपीरियंस को आप सभी लोग के साथ जो है साझा करना चाहती हूँ, ताकि आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में मदद मिले। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।